नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी BTER द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष इस परीक्षा की तैयारी करनी है। आप काफ़ी समय से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे थे। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि जल्दी वीडियो भेजो सर, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा काम को अच्छा करने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अब अगले लगभग 30-32 घंटे लगातार काम होगा और आपकी परीक्षा के पहले पहले 8 चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको अपना शेड्यूल तय करना है कि कब रेस्ट करना है, कब देखना है। भाई परीक्षा के पहले आराम करना भी ज़रूरी होता है, तो आप लोग इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लो। जब ये मेरे वीडियो जब देखें तो अपने पास में कॉपी पेन लेके बैठो ताकि फटाफट आप आंसर नोट करो और समझो। मैं हर चीज़ को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा और अगर आपने ध्यान दिया तो मुझे लगता है सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तो अब देर नहीं करनी है, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, परिचय, इसमें जो क्वेश्चन आए एग्ज़ाम के अब तक 2 पेपर्स में वो हैं 10, और बाकी मैंने इसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मैंने तय कर लिया है। इसके बाद उम्मीद तो यही है कि इसके बाद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ आता है तो फिर आपके भाग्य की बात है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, ये 2016 के पेपर में भी पहला ही क्वेश्चन था। एक और बात जिसके कारण मैं लेट हुआ हूँ, बहुत से बच्चों की डिमांड थी सर हिंदी मीडियम में बनाइए, कुछ बच्चों की थी सर इंग्लिश मीडियम बनाइए। अब मैं सबकी डिमांड कैसे पूरी करूँ, लेकिन चूँकि टीचर हूँ और टीचर का काम ही होता है सब विद्यार्थियों को संतुष्टि देना, तो मैंने समय लगा के थोड़ा काम किया, लेकिन अच्छा हुआ। मैंने देखिए हिंदी में भी लिखा है पूरा और साथ साथ में इंग्लिश में भी लिखा है, ताकि हर प्रकार के हर स्टूडेंट को संतोष मिल जाए। और जब स्टूडेंट को संतोष मिलता है तो टीचर को तो अपना भी मिल जाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। IAS 456 2000 के अनुसार प्रबलित कंक्रीट के लिए मृदु एक्सपोजर में कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड होगा। एज पर IAS 456 2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन माइल्ड एक्सपोजर शैल बी। तो इसमें आपको देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट तय करनी है कि माइल्ड एक्सपोजर में कौन सी ग्रेड आपको काम लेनी चाहिए, यानी कि मतलब लिखा ना इसके अंदर ये न्यूनतम ग्रेड। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें न्यूनतम ग्रेड है M20, भूलें नहीं, M20। अब इस पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने पेज 5 पर लिए हैं। तो देखिए, पेज 5 निकाल लेता हूँ अपना मैं। ये देखिएगा, रिलेटेड टू क्वेश्चन 1। अभी जो क्वेश्चन 1 मैंने किया ना, उससे रिलेटेड क्या बन सकते हैं। अगर मॉडरेट यानी मध्यम हो तो मतलब एक्सपोजर, अगर ये एक्सपोजर की बात चल रही है, हम कहते हैं ना कि कैसा एक्सपोजर होना चाहिए। माइल्ड के लिए तो मैंने बता दिया अभी M20। अगर मॉडरेट हो, मध्यम हो तो M25, सीवियर हो यानी कि काफ़ी तेज़ हो तो M30, वेरी सीवियर बहुत तेज़ हो तो M35, और एक्सट्रीम हो, अति हो जाए तो M40। तो ये अलग अलग ग्रेड है। क्या पता इनमें से क्वेश्चन आ जाए कि मॉडरेट के लिए क्या होगा M25, सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35 और एक्सट्रीम के लिए M40। ये भी आप याद कर लें, कभी आ जाए तो काम आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत आसान है। M30 ग्रेड की कंक्रीट की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य होगी। द करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट शैल बी। तो M30 के लिए तो आप जानते हैं कि जितना ये 30 है उतना हो जाएगा। अगर M20 होता तो 20, 25 तो 25, तो इसमें तो सीधा आंसर है 30 न्यूटन पर mm²। अच्छा, कई बार आपको अच्छा हाँ, तो कोई ये सब जगह यहाँ हर जगह 30 लिखा हुआ है, 30 ये कन्फ्यूज़ करता है। तो ये 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बस 30 न्यूटन पर mm² सही होता है, ये ध्यान रखना आप। बाकी ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो आजकल ज़माने नहीं है। आप अगर kg को बदलोगे न्यूटन, kg फोर्स को न्यूटन में, तो ये 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 300 न्यूटन पर सेंटीमीटर हो जाएगा।
300 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर पर mm स्क्वायर बदलो तो वो 3 आएगा। खैर आपको तो कुछ सोचना नहीं है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज आंसर। तीसरा क्वेश्चन, कार्यकारी प्रतिबल विधि पर आधारित है। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन। भाई पहले आरसीसी की डिजाइन तो जो थी ना वो वर्किंग स्ट्रेस पर थी, आजकल हो गई लिमिट स्टेट पर। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो किस पर डिपेंड करता है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप सीधा उत्तर देते प्रत्यास्थ सिद्धांत पर आधारित है। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, ध्यान देना इस चीज़ को। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने पेज 5 पर किए हैं, तो पेज 5 निकाल लेता हूँ। ये रहा पेज 5, रिलेटेड टू क्वेश्चन 3। अगर आपको कहा जाए कि लोड फैक्टर मेथड या अल्टीमेट लोड मेथड, देखिए दोनों एक ही मेथड में, एक होता है LFM यानी कि लोड फैक्टर मेथड, एक होता है ULM यानी कि अल्टीमेट लोड मेथड। दोनों मेथड एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये वाला मेथड, ये कोलैप्स जो क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, ढहने के सिद्धांत पर, कि आपका स्ट्रक्चर ढह जाए उस सिद्धांत पर, कि कब ढहता है वो ध्यान में रखते हुए, यानी कि कोलैप्स लोड पर आधारित है, ढहने के सिद्धांत पर आधारित है, कोलैप्स के प्रिंसिपल पर आधारित है। और जो लिमिट स्टेट मेथड है जिसको हम कहते हैं LSM, लिमिट स्टेट मेथड, ये आधार है रिस्क बेस्ड इवेल्यूशन क्राइटेरिया, रिस्क बेस्ड इवेल्यूशन क्राइटेरिया। भाई इसमें हर तरह की चीज़ देखी जाती है कि दरार पड़ जाए, जंग लग जाए, हर चीज़, हर फैक्टर को ध्यान में देखते इसमें लेते हैं। तो ये बातें भी आप लगे हाथ तो ध्यान रख लें। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की परिकल्पना करते समय अधिकतम संपीड़न प्रतिबल कितना लेते हैं। एज पर IS 456/2000 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिज़ाइन पर्पज इज टेकन एज। देखिए ये बात चल रही है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट की बात चल रही है। तो आप इसको अच्छे तरह से याद रख लें, रट लें। 0.446 FCK, 0.446 FCK होता है। एक कंक्रीट की बात चल रही है, अभी ध्यान देना। और इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया पेज नंबर 5 पर। ये पेज नंबर 5 देखिएगा। बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है कंक्रीट में अधिकतम संपीड़न प्रतिबल के लिए, वो ये होता है K3 × FCK अपॉन ये गामा MC। एक्चुअली K3 एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.67। इसको याद करना, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है MCQ में कि व्हाट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ K3, तो 0.67। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं, आप देख रहे हो, बन सकता है। और FCK तो खैर होता ही है। और ये जो होता है ये होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है कंक्रीट के लिए वो हमेशा 1.5 लिया जाता है, आपको पता ही है। 1.5 होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये जब आप K3 और गामा MC को रखोगे यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर, तो 0.67 अपॉन 1.5 करोगे तो 0.446 आएगा। तो 0.446 FCK हो गया। अच्छा लगे तो आप कुछ बात और समझ लीजिएगा। 2 फैक्टर और होते हैं K1 और K2 इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर। तो K1 आप याद कर लें 0.81 और K2 आप याद कर लें 0.42। अगर कभी आ जाए ना कि स्टील कंक्रीट के अंदर जब बेसिस पे RCC की सारी बातें तय की जाती है आरंभिक चरणों में, तो ये डायग्राम जो बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो उसमें K1 K2 क्या लिया जाएगा। तो K1 होता है 0.81 और K2 होता है 0.42। इसको याद रख लें। और फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने K3 का में लिया था जो 0.67 होता है। तो K1 0.81, K2 0.42, K3 0.67 जो मैंने इसमें लिया है, और यू करके ये 0.446 आ गया। तो इसका आंसर ये आएगा 0.446 FCK क्वेश्चन नंबर 4 का। ये 2016 स्पेशल में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 2016 स्पेशल में IS 456/2000 के अनुसार छड़ की विकास लंबाई कितनी होगी। फाई = छड़ का व्यास। द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स ऑफ डायमीटर 5
एज पर IS 456/2000 इज गिवन बाय, तो बस आप तो फटाफट इसको याद कर लो, इस फॉर्मूले को बी याद कर लें। 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी, 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी, 4 टाउ बी डी आएगा हर में इन द डिनोमिनेटर, और 5 सिग्मा एस आएगा इन द न्यूमरेटर अंश में। 5 तो छड़ का व्यास है, ये स्टील के लिए स्ट्रेस है, और ये बंधन प्रतिबल कहते हैं इसको, बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं इसको। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा थोड़ा समझाया है। अगले पेज पर देखिएगा, मैंने कुछ लिया है इसके लिए, ये देखिएगा, रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर स्टील के छड़े डालते हैं ना, और जो फोर्स लगता है तो स्टील में तो होता है टेंसाइल फोर्स और कंक्रीट में होता है कंप्रेशन। तो ये जो टेंसाइल फोर्स लगता है, ये लगता है एक्सियल, यानी कि प्रत्यक्ष प्रतिबल, ये सिग्मा एस जो होती है। अच्छा, और प्रत्यक्ष प्रतिबल हमेशा जो होती है ना सतह के लंबवत होती है। तो स्टील का एरिया कितना है, π/4 डी स्क्वायर, डी का मतलब 5, तो π/4 5 स्क्वायर, और अनुमत प्रतिबल स्टील में होता है सिग्मा एस। और ये जो टॉ बी डी है, ये बॉन्ड स्ट्रेस इन कंक्रीट है, ये होती है शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस में जो एरिया लेते हैं वो फोर्स के पैरेलल लेते हैं, यानी इसकी जो परिधि है छड़ की, इसकी परिधि क्या होती है, अब याद करो, क्लास 10 के अंदर क्या होती है परिधि, क्या होती है, सर्कमफ्रेंस 2πr, पर यहाँ डायमीटर है तो 2 इंटू आर को तो अपन व्यास बोलेंगे ना, डायमीटर, तो पाई इंटू फाई, तो पाई तो होगी परिधि, और एल हो गई लंबाई, तो पाई को एल से गुणा करेंगे, ये एरिया होगा, और एरिया को गुणा करेंगे टॉ बी डी से, अनुमत प्रतिबल से, तो फोर्स आएगा। अब ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए साम्यावस्था के लिए। तो इसमें क्या हो गया कि ये पाई और फाई तो कट जाएगा, तो ये 5/4 सिग्मा एस बराबर एल टॉ बी डी। तो इससे टॉ बी डी निकालने के लिए, नहीं, आपको एल निकालना है, ये बॉन्ड लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ जो है एल, ये होगा 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टॉ बी डी नीचे आ जाएगा। और इसमें एक बात ध्यान रखो, इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपको स्टील में कितनी अनुमत प्रतिबल होगी, सिग्मा एस, इसकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है अलग अलग क्वेश्चंस। देखिएगा सिग्मा एस के मान, ये मैंने पूरी टेबल बना दी है, याद कर लेना इसको। ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ स्टील पर, अगर माइल्ड स्टील बार से है तो अलग होगी, और HYSD बार है तो अलग होगी। माइल्ड स्टील बार के अंदर 2 कैटेगरी है, व्यास 20 mm या उससे कम, या व्यास 20 mm से ज़्यादा। तो 20 mm से कम है तो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 mm से ज़्यादा है, एक्चुअली 20 mm से कम या 20 mm तक 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 mm से ज़्यादा है तो 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो HYSD बार है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार है, तो उसके लिए 2 ग्रेड होती है, FE 415 और FE 500। तो FE 415 के लिए 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FE 500 के लिए 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप ध्यान रख लें, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बन सकते हैं सिग्मा एस के लिए। अब टॉ बी डी के मान, यानी कि जो बॉन्ड स्ट्रेस है ना, उसके मान। बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड करती है कंक्रीट की ग्रेड पर। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर M15 है तो ये 1 होती है, M20 है तो 1.2 होती है, M25 है तो 1.4 होती है, M30 है तो 1.5 होती है, M35 है तो 1.7 होती है, और M40 है तो 1.9 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 5 से रिलेटेड मैंने बहुत सी बात आपको बता दी है। इसको सब नोट कीजिएगा, आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट नोट करो। अगर ये वीडियो आगे चला गया तो इसको वापस बैक लो, वापस देखो बार बार, और पूरी अपनी तैयारी के साथ बैठो। अब तो क्वेश्चन 5 के संबंध में और बातें एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन 6 क्या था, 2016 इसमें सुनाया था कि सीमा स्थिति विधि के अनुसार एक RCC धरण में जो कि तनाव प्रतिबलित है, विफलता पर विकृति का मान क्या होगा। विफलता पर विकृति का मान क्या होगा। तो भाई विफलता पर जो विकृति का मान है वो 0.0035 आप ध्यान रखें। विफलता पर विकृति का मान है 0.0035। इसको आगे मैंने पेज 6 पर बताया है। ये देखिएगा, विफलता पर जो विकृति का मान है वो 0.0035 है। अगर आपको पूछ दे कि
विफलता के पहले कितनी होगी, नॉर्मल जो वैल्यू होती है तो ध्यान देना वो 0.0020 होती है, 0.0020, और विफलता पर होती है 0.0035। अगला क्वेश्चन 7, ये 2016 स्पेशल में पूछा गया था। जब मृदु इस्पात छड़ के स्थान पर HYSD की छड़ धरण में लेते हैं तो बॉन्ड सामर्थ्य घटती, तो बॉन्ड सामर्थ्य क्या होता है, मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बढ़ती है घटती है, तो इसका अपन कर रहे हैं अभी, पेज नंबर 3 आगे आ जाएगा। तो कहता है बॉन्ड स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डज नॉट चेंज, बढ़ती है इंक्रीज, घटती है डिक्रीज, शून्य हो जाती है बिकम जीरो। और भाई जब HYSD बार लोगे, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार लोगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी, तो बढ़ती है। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 8, इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, स्टील की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज। तो देखिए भाई, जो पराभव प्रतिबल पर सामर्थ्य होती है ना, उसी को अपन अभिलाक्षणिक कहते हैं, यानी कि नाम है ना जैसे FI कहते हैं अपन, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो वो पराभव शब्द भाई बना यील्ड से। तो ध्यान दीजिएगा, इस्पात की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है वो पराभव प्रतिबल पर आधारित होती है, इसको ध्यान रखें। तो इसका आंसर आएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 9, IAS 456/2000 के अनुसार प्रतिबल विकृति वक्र कंक्रीट के लिए की आदर्श आकृति होती है। भाई ये जो प्रतिबल विकृति वक्र जो होता है किसका, कंक्रीट का, उसकी जो शेप होती है वो हमेशा ध्यान देना परवलयाकार होती है, पैराबोलिक होती है। इसको मैंने आगे एक पेज नंबर 6 पर भी और समझाया है, तो देखिएगा, ये रहा पेज नंबर 6 पर भी समझाया इसको। क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये रहा, देखिएगा। एक्चुअली ये जो परवलयाकार आकृति होती है वो 0.2% स्ट्रेंथ की होती है। अगर पूछ लेना, ये तो ठीक है परवलयाकार होती है, डेफिनेटली राइट है, लेकिन ये कहाँ तक, कब तक, जब तक स्ट्रेंथ 0.2% है, यानी कि 0.002 तक तो ठीक है, और उसके बाद अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा कर्व, यानी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। और अगर स्ट्रेन 0.35% हो जाती है, 0.0035, फिर तो विफल हो जाएगी, फेल ही हो जाएगी। तो ये रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बताया। अब कुछ डायग्राम मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ, आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बन सकता है इसके अंदर। खैर फिलहाल तो ये क्वेश्चन अभी करना है हमको। सीमा स्थिति विधि अनुसार कंक्रीट संरचना की परिकल्पना में, सीमा स्थिति विधि अनुसार कंक्रीट संरचना की परिकल्पना में विकृति वितरण कैसा होना चाहिए। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। तो भाई स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन तो हमेशा रेखी ही होता है, लीनियर ही होता है, ध्यान रखना। तो ये आंसर इसका आएगा ए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बनाया है कि स्टील के लिए प्रतिबल विकृति आरेख कैसा होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील। तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ, वो आप देख लें। पेज नंबर जो है 79 है। कभी आपको पूछ ले तो ये आकृति ध्यान रखना आप, ये वाली है, ये आकृति है। ये प्लेन माइल स्टील बार्स के लिए ये बनेगी। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, एग्जाम में शेप दे सकते हैं आपको, शेप देख के आप पहचान जाना है किसके लिए, माइल स्टील बार के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये HYSD बार के लिए, ये जो है HYSD बार्स के लिए, ये वाला ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील, ठीक है, ये ध्यान देना। और इसके अलावा जो है एक बहुत मेन डायग्राम होता है जो जिसके आधार मैंने बताया ना, वो K1 K2 वैल्यूज होती है सारी, वो डायग्राम ये होता है जिसमें मैंने K1 K2 K3 वैल्यूज बताई थी। कभी आ जाए एग्ज़ाम में कोई फिगर, तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, ये कंक्रीट के लिए है, ये कंक्रीट के लिए
स्टैंड डायग्राम है, रेखीय, और ये कंक्रीट के लिए स्ट्रेस डायग्राम है, और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है कंक्रीट में, जो मैंने आपको बताई थी K3FC/गामा MC होती है। ये स्ट्रेस डायग्राम है कंक्रीट के लिए। ये शेप है, ध्यान रखना है शेप को, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में शेप आ जाए ना तो जो शेप ये होगी ये वाला आंसर सही होगा, और ये स्टैंड डायग्राम के लिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको तुरंत लाइक करें, शेयर करें, और आप अधिकतम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। देखिए एग्ज़ाम है कल परसों, तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं पूरे राजस्थान में जहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप उनको ये सब वीडियो भेजिएगा, तो उनको लाभ हो जाएगा, उनको ज़बरदस्त लाभ होगा, और उनको अच्छा लगेगा कि आपने एक अच्छा काम उनके लिए भी किया, अपनी दोस्ती निभाई। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको भी ये बात कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण क्या, ये चैनल केवल आपके डिप्लोमा के बच्चों के लिए नहीं है ये। और भाई इस चैनल पे तो क्लास 9 to 12 की जो मैथमेटिक्स है, 9 to 12 की मैं तो कह रहा हूँ, छठी से लेकर छठी, सातवीं, आठ, सब छठी से 12वीं की मैथमेटिक्स के मैं क्वेश्चंस डील करता हूँ। अच्छा, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों की डिमांड पर, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैंने बच्चों के व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखे हैं, वो ग्रुप के माध्यम से मुझे बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं उनको सॉल्व करता हूँ और उनको वीडियो बना के डालता हूँ, और वो सबके लिए काम आते हैं। तो आपको मेरी ये सलाह है कि जैसे आप लोगों को आज अच्छा लग रहा है एग्ज़ाम के पहले इतनी तैयारी करके, ये लाभ मेरे ख्याल से कई बच्चों को मिलना चाहिए, 10वीं के, 12वीं के, 11वीं के। और आने वाले समय में जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, अभी जो बच्चे फर्स्ट टाइम आएंगे उनके लिए मैथमेटिक्स, सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स, और इस तरह से सिविल के लगभग सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई करता हूँ। तो आप अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाने में मेरी हेल्प करेंगे तो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा और वो आपको दुआएं देंगे। तो क्योंकि ये बहुत से बच्चों को पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अधिकतम लोगों तक ये बात जाए और बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखिए आपको कितना लाभ हो रहा है, आप कितना लाभ महसूस कर रहे हैं। क्या ये महसूस कोई और बच्चे नहीं करें? सबको करना चाहिए ना, सबको फ़ायदा होगा। चाहे बच्चा छठी में पढ़ता हो, चाहे लड़का 12वीं में पढ़ता हो। मैं 12वीं और छठी से 12वीं के लिए मैथ्स लेता हूँ, और बाकी तो आप जानते हैं डिप्लोमा मेरे पास बहुत सब्जेक्ट है जो पढ़ाता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, सॉइल मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्टील RCC टॉस आप देख ही लिया आपने, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और बहुत सारे काम। आने वाले समय के अंदर में जो ये कंपटीशन की जो मैथ्स होती है, RS के लिए, IAS के लिए जो होते हैं ना मैथमेटिक्स कंपटीशन क्लासेस के लिए, उसकी भी दिमाग में मेरे प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा सारा। तो जो भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको किसी न किसी लेवल पर तो फ़ायदा होगा डेफिनेटली, ठीक है। और मुझे तो फ़ायदा फिर आप लोगों की दुआएं करेंगी। जितने लोग सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे, मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, तो नेचुरली मेरे को यूट्यूब से कमाई होगी, वो बात की बात है। तो अभी तो मेरे सब्सक्रिप्शन आप लोगों के कारण पिछले 12-15 दिन में 50 के आसपास तो बढ़ गए हैं। 300 का फिगर कल क्रॉस कर गया था। जब शुरुआत की थी तो 250 के आसपास था, जब आपको मैंने पढ़ाना शुरू किया था इंजीनियर्स डे के दिन, उस समय शायद 250 के कुछ ज़्यादा था, और अभी 307, 308 ऐसा कुछ हो चुका है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप लोगों को मेरा धन्यवाद बिल्कुल, और आगे ये आनंद सब उठाएं, इसके लिए आप काम कीजिएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।